आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकराकर नाराज सिंधे चले गांव। निचली अदालत कोई एक्शन न ले, संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। लोकसभा स्पीकर बोलते रहे, हंगामा चलता रहा, सांसदों के सामने कुछ यूं झलका ओम बिरला का दर्द। रोहिणी में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी आप, सीएम आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता से क्यों कहा ऐसा। बौखलाए पुतिन, यूक्रेन को दी हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की धमकी। लेबनान में शांति की शुरुआत या नेतन्याहू कर रहे हैं ट्रंप की वापसी का इंतजार। अब डेलाइट सेविंग टाइम भी मस्क और रामास्वामी के निशाने पर, क्या है ये और क्यों रहा विवादित। दूसरी तिमाही में फिसली जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या लोगों ने कंजप्शन में कटौती की है। नागा चैतन्य और नेटफ्लिक्स में नहीं हुई शादी के डॉक्यूमेंट्री की कोई डील, 50 करोड़ रुपए की अफवाह पर आया जवाब। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की मीटिंग रही बेनतीजा, अपनी जिद पर अड़ा रहा पाकिस्तान। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 6 दिन बीत चुके हैं और सीएम का फैसला अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट गहरा दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक भी टाल दी गई। शिंदे बैठक से पहले अपने गांव चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ कर दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार फिर डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में बताया गया, जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारी ली। इस दलीलों से शिंदे नहीं माने। अब शिवसेना नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी के तौर पर रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार को भी हंगामेदार रही। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल के दौरान सांसद लगातार आसन के करीब पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार सदस्यों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह करते रहे। इस दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने से उनका दर्द नजर आया। वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने उनकी एक ना सुनी और हंगामा जारी रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्य, देश की जनता चाहती है ये सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा कि सदन चलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने लोकसभा सदस्यों से आग्रह किया कि जनता की भावनाओं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें।
दिल्ली के बस मार्शल्स को नियमित करने को लेकर सीएम आतिशी ने शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखी। सीएम आतिशी ने कहा कि बस मार्शल को गलत तरीके से हटाया गया है। हम इन्हें हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 10,000 बस मार्शल को तुरंत नौकरी पर लगा ले। आतिशी ने चुटकी ली कि विजेंद्र गुप्ता एलजी साहब से इन बस मार्शल को फिर से नौकरी दिलवा ले तो मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि वह रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ प्रत्याशी भी नहीं खड़ा करेंगी। कहा कि उनके लिए चुनाव में प्रचार भी कर देंगी। आतिशी ने कहा एलजी साहब के बार बार मना करने के बाद भी बस मार्शलों ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई लड़ते रहे। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और अन्य विधायकों ने इनका साथ दिया और इनकी बहाली के लिए अपनी गिरफ्तारी तक दी। इसके लिए बस मार्शलों के जज्बे को सलाम करती हूँ। अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों से मॉस्को पर हमले के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। अब उनके निर्देश पर रूसी सेना कीव में तबाही मचा रही है। बुधवार को यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइल और 100 ड्रोन दागे गए। इससे यूक्रेन दहल उठा। इतना ही नहीं, पुतिन ने अब यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी जारी की है। ये धमकी मॉस्को द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमला करने के कुछ घंटों बाद दी गई। इस हमले के कारण 10 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। कीव ने कहा कि रूस ने इस हमले के दौरान 90 से अधिक मिसाइलें और लगभग 100 ड्रोन दागे, जिसे क्रेमलिन प्रमुख ने पश्चिमी मिसाइलों के साथ अपने क्षेत्र पर यूक्रेनी हमलों का जवाब कहा। 13 महीने से जारी युद्ध के बाद इस सप्ताह इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हो गया है। लेबनान और अमेरिका की मध्यस्थता से किए गए इस समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह अपने हथियारों को लिटानी नदी के उत्तर में ले जाएगा। इजरायल की सीमा के पास लेबनानी सेना की तैनाती होगी। बदले में इजरायल लेबनान से सैनिकों को वापस ले जाएगा। हालांकि अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, ये समझौता क्षेत्र में कितने दिनों तक शांति सुनिश्चित करेगा। खासतौर पर समझौते के 2 दिन बाद ही इजरायल ने लेबनान में नया हवाई हमला किया है। तुर्की के पूर्व डिप्लोमेट आइदीन सेजर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे एक लेख में बताया कि चौंकाने वाली बात यह है कि बाइडेन प्रशासन के यूरोप और पश्चिम एशिया में विपरीत लक्ष्य है। वो ऐसे कदम उठा रहा है जो रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने और यहाँ तक कि दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने की क्षमता रखते हैं। वहीं वह इजरायल के पड़ोस में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली भी नहीं है, लेकिन उठापटक अभी से शुरू हो चुकी है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी लगातार बड़े धमाकों की योजना बना रहे हैं। इसी में एक है डेलाइट सेविंग टाइम को खत्म करना। इसे जारी रखने या खत्म करने का क्या असर हो सकता है? अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम की शुरुआत साल 1918 में हुई थी। ये युद्ध के आखिर का समय था। तब ठंडे दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय तक दिन का उजाला का इस्तेमाल हो सके, इसलिए डीएसटी का कॉन्सेप्ट चला। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर लागू 60 के दशक में हुआ, जब तत्कालीन सरकार ने यूनिफॉर्म टाइम एक्ट के तहत इसे पूरे देश में लागू कर दिया। वैसे इसके काफी पहले भी दुनिया में डीएसटी आजमाया जा चुका है। इसे पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1784 में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि इसका मौजूदा कॉन्सेप्ट न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट जॉर्ज हडसन ने दिया था। हडसन ने साल 1895 में समय को 2 घंटे आगे पीछे करने का प्रस्ताव रखा था। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ग्रोथ रेट मतलब किसी भी देश का आर्थिक विकास दर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए भारत के जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं। इस दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.4% रह गई है, जो इसका 2 साल का निचला स्तर है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के 8.1% और इस साल अप्रैल जून तिमाही के 6.7% थी। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कंजप्शन या उपभोग में कमी और कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव जीडीपी के आंकड़ों पर दिखा है। पहले ही अर्थशास्त्रियों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। जीडीपी ग्रोथ का पिछला निम्न स्तर 4.3% था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दर्ज किया गया था। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा।
इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.6% थी। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 2.2% रही है, जबकि माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में -0.1% गिरावट आई है। अप्रैल सितंबर तिमाही के दौरान रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ रेट 6.2% रहा। दूसरी तिमाही में रियल जीवीए 5.6% रहा। तेलुगु एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी हैदराबाद में 4 दिसंबर को है, लेकिन उसके पहले इनका प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गया है। हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दोनों पीले रंग में रंगे हुए नजर आए। इस बीच एक्टर ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि इनके शादी के राइट्स नेटफ्लिक्स को 50 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। दरअसल बीते दिन ऐसी खबरें थी कि नागा चैतन्य और उनके परिवार ने शादी के वीडियो के अधिकार 50 करोड़ रुपए में बेचे हैं। अब एक्टर ने बात की और इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर है, ऐसी कोई डील नहीं हुई। जबकि दावा किया गया था कि नयनतारा की डील जहां 25 करोड़ में हुई है, वहीं नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया है और सबसे महंगी डील साइन की है। लेकिन अब एक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि उनकी ऐसी कोई डील नहीं हुई है। एक्टर ने आगे बताया कि शादी की रस्में शोभिता के परिवार की ही रीति रिवाजों के हिसाब से होगी। शादी ग्रैंड नहीं होगी, सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। अगस्त महीने में कपल ने सगाई की थी, तो उसके बारे में भी पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सीधे तस्वीरें शेयर कर सबको चौंका दिया गया था। एक्टर ने अपनी शादी को प्राइवेट अफेयर बताया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। हालांकि इस टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू पर सस्पेंस बरकरार है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी को साफ साफ बता दिया है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर विचार कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शुक्रवार 29 अक्टूबर को आईसीसी की अहम मीटिंग हुई। हालांकि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये मीटिंग फिर से होगी। हालांकि ये मीटिंग अब कल होगी या फिर किसी और तारीख को, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वैसे अगली मीटिंग जल्द ही होगी, जिसमें कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। अगली मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जाएगा या फिर उसे दूसरे देश में शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट मेंबर्स और आईसीसी अध्यक्ष शामिल हुए, यानी मतदान के लिए कुल 16 सदस्य उपलब्ध हैं।